Hello warriors, this is Dr. Santosh from Manas Urja Academy. AIA-PGET जो MD MS आयुर्वेदा की एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसके रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। उसमें से आज के लिए टॉपिक चुना है मन के विषय, यानी कि मन के जो विषय है इनके रिगार्डिंग सवाल होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो मन के रिगार्डिंग इसी टॉपिक के चलते हम बाकी भी चीज़ें थोड़ा देखेंगे जो मुझे लगता है कि वो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे के स्लाइड्स में इसके रिगार्डिंग डिस्कशन होगा। ओके, अब यहाँ पर देखो कि चीज़ क्या मेंशन है कि मन, और इसके रिगार्डिंग यहाँ लिखा है उभयात्मक, अति इंद्रिय, सत्वसज्ञा और आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। राइट, अब इसके मीनिंग क्या है पहले देखो। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है उभयात्मक, इसका मन ही, इसका अर्थ ही है कि उभय है। उभय मतलब क्या, तो जो एकादश इंद्रिय, ये कंसेप्ट आपको पता होगा कि इंद्रिय जो है वो 11 है, उसमें से 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है और एक मन ऐसा है कि वो दोनों में आता है, तो इसी वजह से इसे कहा गया है उभयात्मक। इसे कुल मिला के 11 इंद्रिय होते हैं। आपने सांख्य दर्शन पढ़ा होगा, तो उसमें से जो अहंकार होता है, जो 3 प्रकार का अहंकार है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो सात्विक और राजसिक ये दोनों आके एकादश इंद्रिय की उत्पत्ति करते हैं। ये आपको जनरली पता होगा, ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ। तो ये जो इंद्रिय है मन, इसे उभयात्मक क्यों कहा गया है, क्योंकि ये ज्ञानेंद्रिय में भी समावेशित होता है और कर्मेंद्रिय में भी। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी दिखाता है, ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय क्यों, क्योंकि ज्ञान की जो प्रक्रिया है उसमें इसका अहम रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ज्ञानेंद्रिय में, मतलब ज्ञान की प्रक्रिया में। और जो कर्मेंद्रिय है तो कर्म तो करते ही है, आगे जाके मन के हम कर्म भी देखेंगे, तो इस वजह से ये दोनों में आ रहा है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। इसी वजह से इसे कहा गया है उभयात्मक इंद्रिय, यानी उभयात्मक इंद्रिय। ऐसा भी सवाल बन सकता है कि ये किसे कहा गया है, तो इसका आंसर होगा मन। ठीक है, उसके आगे है अति इंद्रिय। अब इसे अति इंद्रिय भी कहा गया है। देखो, ये इंद्रियों के परे, अति मतलब कि उसके परे है, क्योंकि जो ज्ञानेंद्रिय है उसकी कुछ लिमिटेशंस है, हम लोगों को पता है ना। जैसे आपने प्रत्यक्ष बाधा कर भाव भी देखे होंगे, है ना, तो वो 8 है। इसका मतलब है कि जो प्रत्यक्ष ये जो विषय है या ये जो ज्ञान है, ये हम चक्षुरेंद्रिय से देखते हैं, तो उसके भी कुछ लिमिटेशंस है। इसी प्रकार से कर्मेंद्रिय के भी कुछ लिमिटेशंस है। ज्ञानेंद्रिय की तो है ही, लेकिन कर्मेंद्रिय की भी है। लेकिन जो मन है इसकी कुछ लिमिटेशंस नहीं है, ये उसके परे है। इसी वजह से इसे कहा गया है अति इंद्रिय। देखो, अति ये शब्द है ना, ये लिमिटेशंस को क्रॉस करने की बात करता है हमेशा। जैसे आपने अध्यात्म ये वर्ड देखा हुआ, अधि आत्म। अति, अति वाली चीज़ जो होती है वो हमारे जो भी इंद्रिय है उनकी जो लिमिटेशंस है उसको आगे जाने की बात करता है। और मन ही एक ऐसा साधन है, हमें पता है कि मन ही मोक्ष प्रवर्तक होता है ना, क्योंकि जिस तरह से योग भी है उसी प्रकार से मन भी है। क्योंकि जब मोक्ष की बात होती है तो मन के थ्रू हमें जाना पड़ता है। तो मन एक ऐसा साधन है जिसके सहायता से हम उस साध्य तक पहुंच सकते हैं, और यही चीज़ है। इसी वजह से इसे कहा गया है अति इंद्रिय। ठीक है, तो मन एक बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है, और हालांकि वेस्टर्न फिलोसॉफीज में इस पे ज़्यादा वर्क नहीं है जितना कि हमारे इंडियन फिलोसॉफी में है। ठीक है, ओके। उसके बाद है सत्व संज्ञा, मतलब मन को सत्व की भी संज्ञा दी जाती है। कभी कभार आपने देखा होगा कि मन की जगह पर सत्व ऐसा शब्द आया है, तो इसका रेफरेंस ही यही है कि उसे सत्व की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब आगे जाते हैं। अब आगे का टॉपिक है आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। ऐसा सवाल बन सकता है कि किसे कहा जाता है आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। तो इसमें 4 आते हैं। एक तो है मन, उसके बाद मन के अर्थ, यानी कि मन के विषय जो हम आगे देखने वाले हैं, उसके बाद बुद्धि, और उसके बाद आत्मा। यानी कि मन, मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा, इन चारों को कहा जाता है आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। सवाल बन सकता है, इसको अच्छे से याद रख लो। ठीक है, आध्यात्म मतलब ये आध्यात्म से रिलेटेड है। ये चीज़ें कौन कौन सी होगी, तो मन तो है ही, उसके अर्थ है, उसके बाद ये 2 हमेशा एक साथ आते हैं, बुद्धि और आत्मा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पकड़ लेना। ये जैसे इन चारों को कहा जाता है द्रव्य गुण संग्रह, किसके, आध्यात्म के।
ओके, अब हम आगे की स्लाइड देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि मन के लक्षण और मन के गुण। तो इसमें पहले हम मन के लक्षण देखेंगे। मन का लक्षण मतलब क्या, कि मन है या नहीं उस टाइम पे, प्रेजेंट है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। तो ज्ञानस्य अभावो भाव एवच, जो ज्ञान का यहाँ पे अभाव है, अभाव और ये भाव, भाव मतलब होना, अभाव मतलब न होना, राइट। ज्ञान प्रक्रिया आप लोगों को जनरली पता होगी कि जो इंद्रिय होते हैं, इंद्रिय उनके अर्थों से मैच होते हैं, यानी कि वहाँ से इंद्रिय अपने अर्थों की तरफ खींचे जाते हैं। ये इंद्रिय मन को वो पहुँचाते हैं और उसके बाद ये बुद्धि को जाता है, उसके बाद ये आत्मा को जाता है। आत्मा मनसा संयुज्यते वगैरह आपको ये जनरली पता होगा, ठीक है। मतलब प्रक्रिया किस तरह से है कि इंद्रिय अर्थ इंद्रियों को जाएंगे, इंद्रिय फिर मन को देंगे और फिर ये मन आत्मा से पैच होगा। आत्मा से क्यों होगा, क्योंकि आत्मा को कहा गया है ज्ञान अधिकरणम, आत्मा ज्ञान का जो अधिकरण है, अधिष्ठान है, उसे कहा जाता है आत्मा। और ये जो मन है, इन सारे में मन ही एक ऐसी चीज़ है वो चल है, मतलब कि एक तो इस प्रक्रिया में वो भाग ले सकती है या नहीं ले सकती। और ज्ञान तभी होता है जब मन इस श्रृंखला में आ जाता है तो ज्ञान होगा। अगर मन इस श्रृंखला से परे होगा या नहीं आएगा इसमें, तो ज्ञान का अभाव होगा। तो ज्ञान हो रहा है तब भी हम मन है ऐसा समझ रहे हैं, और ज्ञान नहीं हो रहा है तब भी हम समझ रहे हैं कि मन वहाँ पे नहीं है। तो मन का प्रेजेंस या एब्सेंस या मन का एग्जिस्टेंस, हम ऐसा कहेंगे, ज्ञान पर डिपेंड है। हम अपने स्टूडेंट्स को हम बार बार भी कहते हैं कि मन लगा के पढ़ो। इसका मतलब क्या है कि इस श्रृंखला में ना, ये जो श्रृंखला है, इंद्रियों के अर्थ, इंद्रिय, मन और आत्मा, तो इसमें मन लगा के पढ़ो, मतलब इस श्रृंखला में मन जोड़ लो, तभी जाके ज्ञान होगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं और हमारा मन कहीं दूसरी जगह पर है, तब ज्ञान नहीं होता। आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप 2-4 पन्ने पढ़ भी लेते हैं लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जाता। इसका मतलब ये होता है कि आपकी आंखें पढ़ रही थी, आप पन्ने भी पलट रहे थे, लेकिन आपका मन वहाँ पर नहीं था, इस वजह से वो दिमाग में रजिस्टर नहीं हुआ, क्योंकि इस श्रृंखला में ये मन यहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो ये ज्ञान की प्रक्रिया भी इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लेना। तो मन के लक्षण में यही देखना कि ज्ञान का अभाव या भाव, इन दोनों से हमें ज्ञान मन का लक्षण पता चल जाता है, यानी मन है या नहीं, ठीक है। ओके, उसके बाद है मन के गुण। ये भी पूछे जाते हैं मन के गुण कितने हैं। मन के गुण 2 है, अनुत्वम अथ एकत्वम, यानी कि अनु और एक, ठीक है ना। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। मन के गुण अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो इसका आंसर 2 आ सकता है, अनुत्व और एकत्व। सत्व रज तम, ये क्या है फिर, सत्व रज और तम, ये भी गुण ही है। मन के गुण सत्व रज तम ये भी है, और अनुत्व और एकत्व ऐसा भी है, ठीक है। लेकिन मन के दोषों की बात करेंगे तो ये 2 दोष मन के हैं, रज और तम। तो सत्व रज तम, इसे मन के त्रिगुण कहा जाता है ना, ये त्रिगुण है। तो त्रिगुण में कौन आएगा, तो ये सत्व रजतम। जब शब्द त्रिगुण ऐसा आएगा तभी आपको ये सत्व रजतम लाने हैं। अदरवाइज अगर किसी ने पूछ लिया सवाल में कि मन के गुण कितने हैं, तो आपको ये 2 ही लिखने हैं, अनुत्वम अथ एकत्वम। मन के दोष कितने हैं, तो ये रज और तम, ऐसे 2 दोष हैं, ठीक है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि मन के विषय क्या है। मन के विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। क्या है वो ट्रिक, पहले तो याद रखो कि मन के विषय कितने हैं, 5 है। मन के विषय 5 है, कौन से हैं, चिंत्य विचार्य ऊह्य ध्येय और संकल्प। चिंत्य विचार्य ऊह्य ध्येय और संकल्प, ये 5 पहले याद रख लो। ये तो आंकड़ा याद रख लो कि 5 है, वो कौन से है ये दूसरे स्टेप पे, ठीक है। अब हम तीसरे स्टेप पे जाएंगे कि इसके मीनिंग क्या है। जैसे चिंत्य, हो सकता है ऐसा पूछा जाए कि कर्तव्यता या अकर्तव्यता, ऐसा श्लोक है, वो एक लाइन है, उसमें से मैंने कुछ वर्ड निकाले हैं, वो वर्ड इंडिकेटिव है उस श्लोक के, यानी कि ये शब्द पकड़कर हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो केवल इम्पोर्टेंट वाले वर्ड ही मैंने श्लोक से लिए हैं, ठीक है। ओके, अब देखो इसके सारे डिटेल चर्चा अगर आपको पढ़नी भी होगी तो एक तो ये सारा लेक्चर एक चरक सूत्र का 8वां अध्याय और चरक शारीर का पहला अध्याय इसमें से है, तो आप डिटेल भी वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब चिंत्य को देखो, उसका है कर्तव्यतया अकर्तव्यतया, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक देखो, पूछा क्या जाएगा सवाल कि एक श्लोक होगा तो उसमें ये 2 शब्द तो होंगे ही, क्योंकि इसके आगे भी कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन हमने ये 2 केवल लिए हैं,
अब हम क्या करेंगे, इन 2 वर्ड से इसकी ट्रिक बनाएंगे ताकि सवाल भी श्लोक में पूछा जाए तब भी हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो मराठी में यंदा कर्तव्य आहे ऐसा पूछा कहा जाता है हमेशा। जब लड़की शादी की उम्र की हो जाती है तब कुछ उसकी सहेलियाँ उसको चिढ़ाती है कि यंदा कर्तव्य है, इसका मतलब कि इस साल में कर्तव्य होना है। कर्तव्य मतलब शादी होनी है ना, ऐसा होता है। एक मराठी की भाषा आपको थोड़ी समझ में आएगी। तो यंदा कर्तव्य को शादी कहा जा रहा है। तो आपको जनरली पता होगा कि जो पिता होता है उसको बहुत टेंशन, उसको बहुत चिंता होती है उस चीज़ की। सबसे ज़्यादा चिंता कब होगी पेरेंट्स को, तो जब उसकी बेटी की शादी होती है। तो कर्तव्य मतलब हम शादी को लेंगे और चिंत्य मतलब चिंता उसके पेरेंट्स को यानी कि उसके पापा को होगी। ठीक है, तो चिंत्य मतलब चिंता और कर्तव्य मतलब शादी की चिंता अपने पिता को होती है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक थोड़ी हो सकती है। आगे जाके है विचार्य। यहाँ पे उपपत्ति और अनुपपत्ति भ्याम यानी योग्य और अयोग्य क्या है ये देखना। ठीक है, अब यहाँ पे उपपत्ति को हम ट्रिक के लिए उत्पत्ति ऐसा शब्द लेंगे। ठीक है ना, उत्पत्ति ट्रिक के लिए केवल उत्पत्ति। अब हमें पता है कि विचारों की उत्पत्ति होती है, तो यही ट्रिक होगी, विचारों की क्या होती है, उत्पत्ति। तो उत्पत्ति को हम उपपत्ति से थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। ठीक है, ओके। चिंत्य का तो आपको पता चला, कर्तव्यतया अकर्तव्यतया। ओके, इसके आगे देखो ऊह्य मतलब संभावना, पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है भविष्य में। देखो ये मन किस प्रकार से काम करता है ना, इसकी ये स्टेजेस है। समझ में आ रहा है ना, कोई विषय हमारे दिमाग में आता है तब हम ये सोचते हैं कि ये करने लायक है या नहीं। उसके बाद हम ये सोचते हैं कि ये योग्य है या अयोग्य है। उसके बाद हम उसकी पॉसिबिलिटीज़ भविष्य में क्या हो सकती है ये देख सकते हैं। फिर उस चीज़ को हम अपनी इमोशंस से जोड़ देते हैं और लास्ट में ये संकल्प करते हैं, उसकी पॉजिटिवनेस और निगेटिवनेस देख के हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है, संकल्प कर लेते हैं। तो मन किस प्रकार से थिंकिंग करता है या कोई भी चीज़ एक्शन में परिवर्तित होती है, तो ये स्टेजेस है। तो ये मन के विषय है, इसके थ्रू ये मन गुजरता है। तो हम लोगों के लिए पूछा जा सकता है सवाल के रूप में इस प्रकार से। तो ये मतलब है पॉसिबिलिटीज़ यानी संभावना, है ना, क्या क्या हो सकता है। इसको हम अलग से याद रखेंगे, इसे ही केवल अलग याद रखेंगे। ठीक है, अब दूसरी है ध्येय। ध्येय भावना ज्ञान विषय। अब देखो आपका एमडी बनने का ध्येय है या टारगेट है, तो जब ये आप इमोशन से उसे पैच नहीं करोगे तब आगे जाके नहीं होगा। इमोशंस ज़रूरी है। इमोशन मतलब क्या, एनर्जी इन मोशन। जब तक आप अपने ध्येय से अपनी एनर्जी या इमोशंस नहीं लगाते तब तक वो सफल नहीं होता। तो हमारा ध्येय जो है वो इमोशंस से भरा होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रिक है। ओके, अब हम देखते हैं संकल्प। देखो हर साल हम बर्थडे पे या फिर नए साल पे हम ये संकल्प करते हैं कि ये मुझ में गुण नहीं है, ये मैं अडॉप्ट करूँगा या करूँगी, और ये मुझ में दोष है, ये मैं त्याग दूंगी या छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा, जो भी है। मतलब पॉजिटिव चीज़ें हम लेने का और निगेटिव चीज़ें छोड़ने का हम संकल्प करते हैं। ठीक है, तो ये भी दिमाग में रह सकती है ट्रिक। देखो क्या क्या हो गया, चिंता होती है पापा को कर्तव्य करने की, बेटी की, कर्तव्य मतलब शादी। विचारों की उत्पत्ति होती है। ऊह्य को हमने याद में रखा है कि उसे संभव, पॉसिबिलिटी, ऊह्य मतलब पॉसिबिलिटी, इसको ही याद रखना है बस। ऊह्य संभावना मतलब पॉसिबिलिटी। ध्येय जो होता है हमारा टारगेट वो इमोशन से भरा होना चाहिए, और संकल्प हम कुछ चीज़ें अडॉप्ट करने का, गुण अडॉप्ट करने का और दोष छोड़ने की संकल्प करते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है मन के कर्म। अब मन के कर्म मतलब क्या है, ये तो मन के विषय हो गए। मन के विषय कितने हैं, 5। मन के कर्म कितने हैं, ये 4। मन के गुण कितने हैं, 2। 2 कौन से, अनुत्व एकत्व। मन के दोष कितने हैं, 2, रज और तम। त्रिगुण कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मन के कर्म देखो, इंद्रिय अभिग्रह, स्वस्य निग्रह, ऊह और विचार। अब इसका मीनिंग क्या है कि इंद्रिय अभिग्रह मतलब क्या, कि हमने ज्ञान की प्रोसीजर देखी तो उसमें जो मन के इंद्रिय या इंद्रियों के अर्थ होते हैं, राइट। अब उस अर्थ को वो श्रृंखला में लाना, जैसे इंद्रिय अर्थ इंद्रियों को देते हैं और इंद्रिय फिर मन को देते हैं, राइट। ये है इंद्रिय अभिग्रह। स्वस्य निग्रह मतलब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है मन का, कि खुद पे भी कंट्रोल करना। देखो इंद्रियों को तो अभिग्रहण में कर ही ला रहा है, लेकिन खुद का भी निग्रह करना, खुद को कंट्रोल करना, ये भी मन का कार्य है। ठीक है, उसके बाद है ऊह और उसके बाद विचार। मतलब ये मन के कर्म है। कौन से कर्म है केवल याद रखना, इंद्रिय का अभिग्रह मतलब
अभिग्रहण करना, जो भी इंद्रियों ने अर्थ के रूप में लाया है वो अभिग्रहण करना, ये कर्म है। और खुद पे कंट्रोल करना, ये एक है ऊह और विचार। ये 4 कर्म है मन के। ठीक है, मन के विषय 5 है, ये आपको समझ में आया। होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।